तो सर फाइनेंशियल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम हर काम कर रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा मैनेजमेंट करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। आज की डेट में जो भी हमारा 25 टू 30 ब्रैकेट्स है, जो उनका पूरा फोकस एक्सपेंडिचर के ऊपर है। राइट। वो क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। वो कल को बच्चों की जब पढ़ाई रहेगी तब, और ये वो दोबारा एजुकेशन लोन लेगा तभी उसको पढ़ा पाएगा, वरना पढ़ा नहीं पाएगा। और सर एक नॉर्मल इंसान को के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, अल्टीमेट क्या है कि वो आज जो काम कर रहा है, फ्रीडम का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद कि उसका जो वर्डन आज चल रहा है वो खत्म हो जाए। दिस इज फ्रीडम। एग्जैक्टली। और फ्रीडम का मतलब पैसा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक आईपीओ है, ये स्टेबल है, या फिर ये एक मार्केट हाइप है? उसका भी रीजन वही है, सेम एंड मिनिमम। उसका एक बार जीएमपी चेक कर ले। जीएमपी। अगर कोई बंदा न्यू स्टार्ट कर रहा होता है, प्रोसेस नहीं सॉर्टेड रहते हैं, तब किसे करे? सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी में जब एक इन्वेस्टर ऑनबोर्ड होने वाला होता है तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हम सभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इन्वेस्टर हमारी कंपनी में दिखता है। आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जिनका नाम मिस्टर राजेंद्र सिंघानिया है, और आज हमें वो बताने वाले हैं कि एक इन्वेस्टर क्या देखता है किसी कंपनी में, और कैसे आज के टाइम में आईपीओ हम चूज करें, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, एंड स्पेशली आप लास्ट तक जरूर रुकेगा रैपिड फायर राउंड के लिए, जहां बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, आप उसके आंसर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे न्यूज़लेटर को साइन कर सकते हैं, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली बिजनेस अपडेट्स मिलेंगे, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या मार्केट ट्रेंड्स है, सब कुछ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पर क्लिक कर कर न्यूज़लेटर साइन करना है। थैंक यू सो मच। तो सर फाइनेंशियल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम हर काम कर रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा मैनेजमेंट करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। हम अर्न कर रहे हैं पैसे, कहाँ खर्च करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारे क्वेश्चंस हम सभी के दिमाग में रहता है। तो एक 25 to 35 का एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं, वो कौन सी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जो उन्हें लाइफ लॉन्ग भर डैमेज कर देती है उनके फाइनेंशियल्स को? आज की डेट में जो भी हमारा 25 टू 30 ब्रैकेट्स है, जो उसके अंदर हो क्या रहा है, उनका पूरा फोकस एक्सपेंडिचर के ऊपर है। राइट। वो क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। वो वेरी राइट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, उनकी ईएमआई ज़्यादा होती है। जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, वो तुरंत वो घर परचेज कर लेते हैं, फिर कार परचेज कर लेते हैं। मतलब लगातार ईएमआई की ज़रूरत रहती है उस। थर्ड थिंग, वो इन्वेस्टमेंट तो करते ही नहीं हो। अब अगर कोई आदमी, कोई की सैलरी मान लो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए है, मतलब 50 लैक्स। अब वो पहले क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करता है पूरा, हाँ। फिर ईएमआई चुकाता है पूरा। हाँ। तो बचता क्या है उसके पास में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट अगर 25 पे स्टार्ट नहीं हुआ और 35 पे स्टार्ट हुआ, तो उसका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो 100% खत्म हो जाता है। ओके। तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो भी आदमी अगर ये काम कर रहा है, तो उसको जितनी जल्दी स्टार्ट करता है वो, तो उसको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। मतलब 25 अगर आप हो चुके हो, या 20 या 25 के एज में भी हो, बिल्कुल। तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, वरना 35 के बाद टाइम ही ज्यादा नहीं बचता, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वो ही नहीं रहेगा। जो आपके बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, तो आप उसमें खर्चा कहाँ से निकालोगे? और अगर शहर में रहता है, तो उसका खर्चा तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। राइट। तो उसको शुरू से ही ये सोचना चाहिए कि ये सबसे पहले इन्वेस्टिंग बहुत कंपलसरी है, अगर उसको वेल्थ क्रिएट करनी है तो। नहीं तो जो नॉर्मल लाइफ है वो ऐसी ही चलती रहती है। वो मतलब कार्ड्स के पेमेंट करने हैं, कैरी करने हैं। आपको ईएमआई जानी है, जा रही है, कल को बच्चों की जब पढ़ाई रहेगी तब, और ये वो दोबारा एजुकेशन लोन लेगा तभी उसको पढ़ा पाएगा, वरना पढ़ा नहीं पाएगा वो। आज के डेट में इमरजेंसी फंड किसी के पास नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि खो जाए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, लेकिन जब जब उसको समस्या आती है तो वो अल्टीमेट उसके लिए भी लोन ही लेता है। राइट। इमरजेंसी फंड्स तो कितनी इंपॉर्टेंट, अभी कोविड आया था, जिनके पास इमरजेंसी फंड्स थे दिल्ली, उन्होंने सर्वाइव कर लिया। हाँ, जिनके पास नहीं थे। नहीं तो बाकी लोग तो खत्म ही हो गए। राइट राइट। इमरजेंसी फंड में कोई आदमी को उसको मेडिक्लेम करा लो, वो कहता है ये तो फालतू खर्चा है, क्यों करो भाई। लेकिन जब हॉस्पिटल जाता है मैक्स में, उससे तो बिल 8 लाख रुपए बिल आता है। तो कहता है अरे यार ये क्या हुआ। तब इंश्योरेंस करा ले। उससे को टर्म इंश्योरेंस करा लो, वो कहता है अरे ये तो बेकार का खर्चा है। लेकिन किसी वजह से कैजुअल उसकी कुछ हो जाए, उसकी फैमिली को क्या फर्क पड़ता है, तब उस टाइम पता लगता है कि अल्टीमेट हुआ क्या। भाई एक ही आदमी, हिंदुस्तान में सिस्टम है, एक ही आदमी अनर होता है बेसिकली हाँ। पूरी फैमिली में। बिल्कुल। मतलब आजकल तो खैर दोनों होने लगे हैं, लेकिन नॉर्मल केस में एक ही आदमी अनर होता है। अगर वो चला जाए तो फैमिली पे क्या फर्क पड़ता है? इसका इफेक्ट तब आता है जब कुछ हो चुका होता है। राइट। तो इसलिए यहाँ की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ नहीं है। तो सर इमरजेंसी फंड्स हम कैसे करें, लाइक अगर किसी की 1.5 लाख सैलरी है तो वो कैसे से डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि उसका सारे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाए और इमरजेंसी फंड्स भी बन जाए? हम ये मान के चलते हैं, अगर मान लो कुछ भी एक्स पैसे कमा रहे हो, मतलब एक लेवल पे, मतलब नीचे लेवल की बात नहीं करते हम, एक लेवल बात करते हैं।
कम से कम एटलीस्ट 20% उसका फंड इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। ओके 20%, ठीक है। अगर उसको आगे सर्वाइव करना है तो अच्छा, और वो 20% कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे वो? 20% का मतलब है कि इसके अंदर वो म्यूचुअल फंड में भी जा सकता है अपनी एपेटाइट के हिसाब से। उसका एपेटाइट कितना है, ज़्यादा रिस्क में लगा दिया घबरा जाएगा वो कि करना क्यों भाई, मेरा पैसा न ऊपर नीचे हो गया। क्योंकि जब भी कोई हम इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक ओरिजिन होता है, टाइम ओरिजिन। म्यूचुअल फंड ऐसा कम से 5 साल का ओरिजिन है, तो वो उसमें कर सकता है। ठीक। किसी को शेयर में इच्छा है तो शेयर मार्केट में भी लगा सकता है कि पैसे उसमें बढ़ते हैं, लेकिन इन टाइम के बाद बढ़ते हैं, वो हाँ, वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म बढ़ते हैं। तो उसका एपेटाइट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सर एक नॉर्मल इंसान को के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कोई 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स? अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, अल्टीमेट क्या है कि वो आज जो काम कर रहा है, फ्रीडम का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद कि उसका जो बर्डन आज चल रहा है वो खत्म हो जाए। दिस इज फ्रीडम। एग्जैक्टली। हाँ, और फ्रीडम का मतलब पैसा, वेल्थ होनी चाहिए उसके पास में, दिस इज फ्रीडम। राइट। अब उसके पास अगर पैसा मान लो बचा रहे दी करके, अब हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले वो आज, उसकी दी करके ईएमआई देते रहे, उसको रेंट पे उठा दे। हाँ 10 साल के बाद क्या होगा, उसका सारा लोन चुक जाएगा हाँ और रेंट उसका आता रहेगा उसके पास में। हाँ, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम। सेट बन गया। एसेट बन गया उसका, उसकी वेल्थ ही बढ़ती है इससे, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है और रेंट भी उसके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है। पहला। दूसरा, आप शेयर मार्केट में डाल सकते हो, शेयर मार्केट में डाल सकते हो, उसका डिविडेंड आता है, हमारे पास में आता है। म्यूचुअल फंड डाल दो, उसका भी डिविडेंड हमारे पास में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसकी मुझे हर साल उससे पैसा रिटर्न आता रहता है। Okay. अब फाइनेंशियल फ्रीडम जस्ट दैट्स इट। उसको मतलब क्या है भाई, काम नहीं कर रहा है फिर भी उसका पैसा आ रहा है, तो एकदम दिमाग शांत काम करे, ज़्यादा काम कर पाता है वो। राइट। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली। हाँ, और गोल्ड में भी हम जा सकते हैं, गोल्ड भी। दिस इज इन्वेस्टमेंट बेसिकली। ओके। अब गोल्ड में क्या है ना कि अब ये नहीं पता लगता है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई वो नहीं है। एक परसेंटेज डाल सकते हैं, लेकिन जो आज पे ईटीएफ है ना वो ज़्यादा बेटर है। क्या? उसको कहीं रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आसानी से बिक भी जाता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने कि बैन लगा दिया कि भाई गोल्ड आप नहीं बेच सकते, तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं। तो अगर उसका कुछ अगर मन अगर है तो गोल्ड में वो ईटीएफ ले ले। अच्छा। दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब गोल्ड में ईटीएफ एग्जैक्टली क्या होता है? गोल्ड कई कंपनियां है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि मानो आज हमने उनसे 10,000 रुपये लगाई, तो वो आज की डेट में गोल्ड हमसे परचेज कर लेते हैं, हमसे नहीं, मार्केट से। अच्छा, आज की डेट में हमारे रिस्पेक्ट में वो 10,000 का गोल्ड परचेज कर। तो जिस रेशो से गोल्ड बढ़ेगा उससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिस रेशो से गोल्ड घटेगा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है। मतलब इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट गोल्ड बेसिकली। ओके, मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में ही कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे इनडायरेक्टली कर रहे हैं हैं। अच्छा, और उसमें रिस्क बहुत कम है। आपको आज चाहिए, आप आज क्लिक करो, माल बात करते। और ये बेस्ट है इनफैक्ट। आप फिजिकल गोल्ड लोगे, किसी दुकानदार के पास जाओगे, पर वो कहेगा यार ये तो इसमें तो 20% वो कटेगा उसके अंदर, ये होगा वो होगा, मतलब 50 चीज़ है ना। अच्छा आज मेरा पैसा नहीं है, अच्छा मैं कल दूंगा, ये माल मेरा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हर्डल्स हैं, और इस हर्डल्स है नहीं, हमने क्लिक किया था, काम खत्म, होल्ड पे किया। बेस्ट है। दिस कॉल्ड इमरजेंसी फंड बेसिकली, लिक्विड फंड बेसिकली। आपको स्मार्ट गोल्ड करके ऐप है जिसमें हम भी रोज सेविंग करते हैं, थोड़ा डिडक्ट होते चला जाता है, तो दैट इज कि एक फंड रखा रहता है। उससे बोलते हैं बेसिकली सस्पेंडेड इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं उसको, कि एक मंथली फिक्स कर दिया तो धी करके जाता रहता, कंपाउंडिंग उसकी धी करके होती रहती है। कि इसके अलावा और कहीं? आम आदमी को तो यही है, ठीक है। पर बाकी तो बिजनेस बसता है, वो बिजनेस में जाना नहीं चाहता। 90% डरते हैं बिजनेस से, वो काम करते ही नहीं इसके लिए। राइट, राइट। सर आपके हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के बीच, और कितना अवेयरनेस इसका होना चाहिए और नहीं है अभी? तो देखो हमारे देश में जो डेटा है, 27 से 20% फाइनेंशियल लिटरेसी है। ओके, 20 to 28%। वो भी किसमें, जो ऑलरेडी जैसे कहीं काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनियां बहुत सारी आती हैं वहाँ पे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आ गया उसने बता दिया, कोई बैंक आ गया उसने बता दिया, तो इसलिए वो लगातार अपडेट से रहते हैं, लगातार मीटिंग होती रहती है। अब उसके अलावा कहीं आ जाओ, आप टियर 2 में चले जाओ, टियर 2 में चले जाओ, वहाँ कुछ नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। वो ज्यादा से ज्यादा एफडी कर लेता है। मैसेज नहीं करते वो। आज कोई किसी का भी रिटायरमेंट होता है, आप उससे बोलो म्यूचुअल फंड ला दो, ऐसे बिल्कुल नहीं लाएगा वो कहे मैं एक सिंगल % रिस्क नहीं लूंगा। उसको पता नहीं किसी बारे में भी क्या होता है, लेकिन रिस्क नहीं लेगा 1% जबकि पता है उसमें रिस्क तो है। रिस्क है नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेगा वो। कह रहा मुझे 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 अभी 6% पसंद है, मुझे 12% म्यूचुअल फंड का नहीं चाहिए। टियर 2 टियर 3 में कुछ अवेयरनेस है ही नहीं, नहीं है, मतलब बहुत कम है। बहुत कम है। आप देखो ना, हमारे देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है आज, हाँ, ठीक है ना, और टोटल डीमेट अकाउंट आज के डेट में 8 करोड़ है मात्र केवल, बस। जिसमें लोग शेयर डील करते हैं, सिर्फ डील भी नहीं करते, डीमेट अकाउंट है, मतलब उसमें किसी के 4 होंगे, किसी के 2। एग्जाम्पल मेरे 4 अकाउंट है, मैं काम एक ही में करता हूँ। अब देखो ना कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 3-4 करोड़ डीमेट काम कर रहे हैं मात्र केवल, कितना परसेंटेज हुआ? मतलब मुश्किल से 3% भी नहीं हुआ। 1.5% आप ले लो। 1.5% ले लो, बताओ। तो ये लिटरेसी आज की डेट में हमारी तो मतलब 1.5% सिर्फ डीमैट अकाउंट से, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है। बहुत कम है, इसको कैसे सर अवेयरनेस? और जिसको पता भी है वो भी नहीं करता, खास बात ये है।
आज मैं किसी से बोलता हूँ कि आप इस कंपनी को दे दो, आपको आपके मैनेजमेंट चार्जेस 1-2% लेगा, वो उसको कभी नहीं देता। वो खुद ही करे। वो कहता है मैं खुद ही कर लूँगा, लेकिन खुद वो नहीं कर पाता है। वो टाइम ही नहीं था करने के लिए इसके पास। आज का मान लो पोर्टफोलियो, फर्ज मेरा पोर्टफोलियो है 50 लाख का पोर्टफोलियो मानो मिला है आज है, तो मैंने एक कंपनी मुतेस उसको दे रखा है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है जिसको हम देख सकें, अब वो देख रहा है उसका अपना टारगेट है कि उसको पैसे कमाने, तो उसने मुझे कमा के दे रहा है वो। हाँ। लेकिन नॉर्मली ये काम कभी नहीं करता। हाँ, और वो साइड ही नहीं करेगा, वो उतने पैसे वो रहता है कि अब चलो अगले महीने डाल देंगे पैसे, इस महीने यहाँ खर्चा है, ये दिवाली डाल देगा है तब भी नहीं करेगा वो। कि मान लो आज आपने शुरू किया, 10 साल के बाद आपका मान लो पोर्टफोलियो 10 लाख का बन गया। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला कि मैडम ऐसा करो, ये पोर्टफोलियो दो, मैं आपको देखूंगा इसको, मैं इसके लिए बंदे 1% लूंगा आपसे। आपके तो क्या आएगा, मैं इसको 10 लाख दे दूँ, ये तो खुद ही चल रहा है अपने आप ही, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। उसमें कई जगह क्या होता है कि आज ये इसमें परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छा इसको लगा लो, वहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर। तो हर जगह एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल है, उसको हायर करना चाहिए हमारे हिसाब से, अगर आपको उसमें ग्रोथ चाहिए तो। बिल्कुल, अगर स्टेबल है, अगर चाहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बस 10% जो एवरेज आता है वो आ रहा है तो आ रहा है, अगर बढ़ाना है तो उस पे तो वो एफर्ट लगाना एफर्ट्स पड़ेगा। या अच्छा खुद लगाओ और दूसरे से लगवाओ। राइट, और इतना सब में सबके पास रहता इसमें ऐसी बात नहीं है। आज अभी जॉब कर रहा है वो सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 8 बजे जाता है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता है, देखे क्या मेरे पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। दिस इज द रीजन। तो महीने में एक बार खोल लिया देख। इसलिए अवेयरनेस की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसको तो मेरे हिसाब से लगातार जो भी गवर्नमेंट प्रेशर दे या जो भी करे उसको करना चाहिए उसको। कैसे करना चाहिए अवेयरनेस सर? आपको आपको क्या लगता है? अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आए हैं, पर काफी सारे लोग रहते हैं ना, वो गलत चीजें भी बता देते हैं और लोग उसे फॉलो कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखो उन्हें पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहले खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए उसको, पहला क्वेश्चन तो ये है। आज मान लो मैंने उसको बताया कि तो मैं म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, हाँ। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर वो स्टडी करेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा सीधे पूछ पाएगा या बता पाएगा किसी। और ऐसा नहीं, प्रोफेशनल नहीं, हर जगह प्रोफेशनल है। आप एचडीएफसी कंपनी में भी जाओगे वो बता देगा ये फंड में अच्छा चल रहा है, इसको ऐसे करना है इसको। लेकिन आपको इंटरेस्ट में लेना पड़ेगा कभी ना कभी। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो किसी प्रोफेशनल को हायर करो, आप बस बोलो मेरा फंड तुम्हें नहीं करेगा इसे। बेस्ट है, हमें पैसे चाहिए, वो हमें 10x 20x रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, तो उस पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले तो क्या है। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, लेकिन कई जगह पता नहीं होता लोगों को, कई जगह चीज़ें नहीं है, इसलिए वो लगता सिस्टम उनपे चलता रहता है। सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे हमें पता है सेविंग्स करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों मैडम बहुत हिंदुस्तान में क्या है ना, सेविंग का मतलब जानते हैं बैंक में पैसा, हम्म, ये सेविंग का मतलब, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल। कह रहे बैंक में पैसा पड़ा है, सेविंग हो रही है, हाँ, लोगों को लग रहा है कि हमारा तो मतलब वो सेविंग sorted होता है। है। लेकिन सेविंग का मतलब है बैंक में पैसा आ गया, लेकिन वो तो एक पार्ट खत्म हो गया। हाँ। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। राइट। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आपको पैसे कमा के दे रहा है। पैसे से पैसे बना। आपने मान लो बैंक में पैसा डाल दिया, वो कितना पैसा देगा आपको, एक साल में 4% देता है मात्र के। उस पर भी अगर इनकम अगर आपकी 20% से ऊपर है तो टैक्स कट जाएगा आपको 20% उसके ऊपर, हाँ, तो बचा 3% मात्र के। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा रिस्क लेता है, मतलब मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज कैप जो होते हैं, उसमें आपका 12% बड़े आराम से आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब रिस्क नहीं है उसमें, 1% उसके अंदर भी बिल्कुल रिस्क नहीं है उसके अंदर भी। जो लार्ज कैप हमारा देश का है, हाँ, हाँ। जो निफ्टी विफ्टी को बोलते हैं, इसमें रिलायंस है, एचडीएफसी है, उसमें भी पैसे लगाएगा तब भी 12% उसका सेट मिल जाएगा उसको। और लोग करते नहीं है, लोग करते नहीं है उसको। लोग समझ रहे हैं कि मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, मेरा तो रिटायरमेंट सॉर्टेड है। बैंक में पैसे डालने का मतलब है आपकी नेगेटिव रिटर्न, हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन जो इंडिया का है वो 7.5% का है ओके। और रिटर्न उसकी 4% की है, वो एक टैक्स हटा के 3%। 3% की है। तो तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आपका चल ही रहा है, वो आपको 10 साल में पैसे खत्म कर देगा, ढाके सारे पैसे के पैसे रह जाएंगे, और जो वैल्यू आकी 1 लाख की वो 3 लाख की हो जाएगी, आप वहीं खड़े रहो, हाँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, रिटायरमेंट के टाइम आप जहाँ थे आप वहीं हो। वहीं रहो। ठीक है। सर पेटीएम का आईपीओ क्यों फेल हुआ? मतलब कुछ गलती वैल्यूएशन की थी, कंपनी की थी, रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, रीजन क्या था? देखो बड़ा मेन क्वेश्चन था उसका ओवर वैल्यूएशन, पहला क्वेश्चन तो ये। हम्म। जब उसका आईपीओ आया, हाँ, हाँ। पहला ओवर वैल्यूएशन उसका हो गया। ठीक है। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला इसका बहुत ओवर वैल्यूएशन है, सभी ने बोला बात ही कि मार्केट में 2150 वैल्यू बहुत ज्यादा है। और बिजनेस उस जब जिस टाइम उसका बिजनेस शुरू हुआ था उस टाइम उसमें पीछे कंप्यूटर बहुत सारे थे उसके, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी थी कि आज इसका बर्ड बना दिया, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, कहीं बैंक फेल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो निगेटिविटी बहुत सारी थी इसके अंदर। उसके बाद जब आईपीओ आया, जो उसके ऑलरेडी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने फंडिंग बिजनेस शुरू कर दी अपनी, ओके। तो वो तो नीचे 100% आना ही था। अच्छा। वो तो शुक्र है कोरोना काल का कि मोदी जी की कृपा से आज वो सर्वाइव कर सर्वाइव कर रहा है, वरना तो एक टाइम तो आ गया था कि पेटीएम वाज 350 पैकेज होता हूँ 350 2150 वाला। हाँ। अब बीच में माइक्रोसॉफ्ट तो उसने भी माल बेच दी, सारा बेचा अपना, वॉरेन बफेट ने भी पूरा माल बेच दिया उसके अंदर लॉस में, अच्छा। 6-7 काटा था उन्होंने। हाँ,
ओके, लेंसकार्ट का आईपीओ अभी ये ब्लॉकबस्टर है, ये ओवर हाइप्ड है या ब्लॉकबस्टर है सर आपके हिसाब से? मैडम ब्लॉकबस्टर तो नहीं बोलेंगे इसको हम, लेकिन ठीक है। ठीक ठाक। रीज़न क्या है कि आज आईवेयर इंडस्ट्री में इसका अपना परमानेंट भी एक स्पेस है इसका। और ये प्रॉफिट में भी है कंपनी, मतलब मेजर कंपनीज अभी देखो लॉस में है। अच्छा, अभी आई है अभी यही आईपीओ लॉन्च करने के बाद। ठीक है, जैसे आज का यार बहुत बड़ा समस्या क्या है ना हिंदुस्तान में, हमारी जो रेगुलेटरी है ना बॉडी को भी, उसका मेन फोकस ये नहीं है कि पब्लिक का भला कैसे होगा, हाँ, अपना वाला। उसका कोई भला नहीं है। उसका केवल एक ही भला है, कंपनी जो कर रही है उसको करने तो रहा है, बात खत्म। वो सब जगह ब्रेकअप हो जाता है उसका, कि कहाँ कैसे करना है। एकदम कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 की होती है, वो 70,000 की वैल्यूएशन हो जाती है। हाँ, हाउ इट इज पॉसिबल? 7-8 हजार की कंपनी 17,000 जा कैसे सकते हैं? हाउ पॉसिबल इट इज कैसे है? पॉसिबल? लेके चली जाती है वो। और लोग विश्वास भी कर रहे हैं इस पर। मैडम क्या है ना, अभी क्या है हमारे मार्केट में ना एक चाल चलती है, घोड़े चाल। हिंदुस्तान में सिस्टम क्या है ना, आज मतलब प्रॉपर्टी बिक रही है 10 रुपए पे, कोई उसको पहनना नहीं जाएगा, और जहां वो 12 रुपए पहुंचती है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया। वो सिस्टम हर जगह चलता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, कुछ भी सही। तो अभी हमारी मार्केटिंग चाल बहुत अच्छी है, तो इसमें जो आ रहा है वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा अभी मतलब जो कंपनीज आईपीओ लॉन्च कर रही है चलती जा रही है, वो रहा है। लॉन्च ही कर रही है ताकि वो चला सके अपने कंपनी। पिछले आप विश्वास करोगे 2025 की बात कर लेते हैं, करीब 64 आईपीओ आए हैं, ओके। जिसमें से इसमें क्या है, मेन बोर्ड होता है, एक एसएमई होता है। तो मेन बोर्ड वाले फिर भी थोड़ी कंडीशन काफी हैवी होती है, खुद ठीक होते हैं तो मोटा मोटा। लेकिन एसएमई में क्या है, उनकी कैटेगरी बहुत अलग है, केवल इतना सा प्रॉफिट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ये मान लो कि आप उस अगर 50 अगर है एसएमई वाले, उसमें से 45 लॉस में आज की। में 45 लॉस जी। में है। मतलब 100 रुपए पे आया, वो 70 रुपए चल रहा है, वो 60 रुपए चल रहा है, 50 रुपए चल रहा है, इस टाइप सारे हो ये एसएमई वाले स्पेस। एसएमई वाले स्पेशल। और ये आपने जो दूसरा कैटेगरी बताया वो वो मेन बोर्ड वाला होता है। जैसे कि बीएससी, अब ना बेसिक स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसमें 2 बोर्ड होते हैं। एक तो सर मेन बोर्ड, मेन बोर्ड का मतलब कि मेन जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर रिजिड होती है। एक होता है एसएमई बोर्ड, पोस्ट वर्क स्क्रिप्ट होती है। तो उसमें कंडीशन बहुत, मतलब कहा जाए कि मतलब बहुत सारी छूट होती है इसके अंदर, एसएमई के अंदर। गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है जी, एसएमई लिस्ट हो गए, तो उसके बहुत सारी चीज़ें इसमें लिबरलाइज है गवर्नमेंट। अच्छा तुम्हें ये नहीं करना, अच्छा तुम्हें ये नहीं करना, अच्छा तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस हिसाब से। इसलिए वो हर कंपनी जी करके उस जगह पहुंची जा रही है। अच्छा। और ये जो छोटी-छोटी कंपनी जो लॉन्च हो रही है ये सारे एक बात तो कर रहा हूँ मैं, एसएमई ऐसी में ही हो रही है। उसी में हो रही है सारी, ओके, मेन बोर्ड में नहीं हो रही। मेन बोर्ड में नहीं हो रही है। और सबसे हमारे लिए स्टेबल मेन बोर्ड है। हाँ इसमें ठीक है, ठीक है। आईपीओ में इन्वेस्ट करना आज के टाइम में सेफ है सर, या एक ये हाई रिस्क ट्रैप बन चुका है? मैडम आईपीओ क्या है ना, कि एक बार आपको कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक बार उसको देख जरूर ले वो। जैसे कि आईपीओ में क्या है, उसका एक जीएमपी आता है मार्केट में, कि कितना ग्रे वैल्यू उसकी चल रही है। अगर एक मॉडरेट चल रहा है, तो आप थोड़ा बिजनेस भी देख लो, उसको कंपनी का बिजनेस ठीक है, प्रमोटर ठीक है उसके, तो फिर मतलब आइडिया लगा के ही करो, नहीं तो मतलब लगता नहीं कि क्या होगा उसमें। तो मैक्सिमम लोग तो इसमें लॉस बुक कर रहे हैं। उसका रीजन उसका वही है, लालच ज्यादा है ना। कि मैंने बोला कोई एसएमई में वैसे आपको नहीं लगाना है, जब तक आपको पता ना उसके बारे में, आपने पैसे लगा दिए उसको, तो लॉस तो वही होगा उसके अंदर। अब रिलायंस का आईपीओ आ जाएगा, कभी जिंदगी में लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि वो पता ना, वो बिजनेस करेगा वो, और वो रेट कमा के देगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो बाकी लोग आते हैं वो केवल मार्केट का फायदा उठाते हैं, और बाकी पब्लिक को तो अंदर घुसने है, इसको उसको लॉस होने ही होना है। ओके। और ये फिजिक्स वाला का भी सर आईपीओ आया है, इसका क्या आपका उस पे क्या कमेंट्स है? मतलब ठीक है, ये भी उसी चाल में चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी उसी से। लेकिन ये ठीक है कि जो पहले बायजूस था या जो था, वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा बड़ा बबल था, ये थोड़ा छोटा बबल है बस, ठीक है। लेकिन बीच में तो काफी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी इसने, कि लोग ऑनलाइन से अब उसमें उसकी जो विद्यापीठ के नाम से आई थिंक सो फिजिकल वाले हैं सर, हाँ। सर काफी शुरू कर दिए उसमें, तो थोड़ा सा स्टेबल है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक आईपीओ है, ये स्टेबल है, या फिर ये एक मार्केट हाइप है? उसका भी रीजन वही है, सेम मैडम, उसका एक बार जीएमपी चेक कर ले। जीएमपी। हाँ, मतलब ग्रे मार्केट वैल्यू होती है उसकी, ये कहाँ चेक होते हैं, कैसे चेक? वो इंटरनेट मिल जाती है। वो कई सारी वेबसाइट डेटा देती हूँ कि आज इसका 100 रुपये जीएमपी चल रहा है, या 200 रुपये चल रहा है, 20 रुपये चल रहा है, तो एक बार उसमें रिस्क ले सकते हैं, या उनकी अच्छी कंपनी का अगर हो उसमें लगा सकते हैं। कंपनी का बिजनेस देख के कि ठीक है नहीं, जिसको नहीं जानते उसको बिल्कुल मत लगाना, अच्छा। बिल्कुल भी वो टच नहीं करना उसको। अभी बीच में एक एग्जांपल है, एक कंपनी का आईपीओ आया था, दिल्ली का ही था, उसका एड्रेस था जहांगीरपुरी का, केवल उसके 2 शोरूम थे मात्र केवल, और उसका आईपीओ था 190 रुपये का। 190 रुपए। हाँ, और जैसे ही वो आईपीओ आया 2 महीने के अंदर उसका रेट हो गया 20 रुपये का, के वो बस हाइप करने के कि लिए। वो हाइब्रिड बनेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लगा कहाँ रहे हो। अगर आपको नहीं पता है, तो जो आपका जो भी मान लो शेयर ब्रोकर जो भी है, एक बार उससे कंसल्ट जरूर कर लो कि आईपीओ में लगा रहे हैं, कि एक बार देखो क्या करना है, वो आपको आइडिया दे देगा कि ठीक है गलत है। ठीक है। चलो आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है, और ये एसएमई आईपीओ में तो स्पेशली हमें उसका मार्केट देखकर ही बिल्कुल देख के ही करना है, और इसका बैकग्राउंड चेक भी करना बैकग्राउंड चेक करना है।
ओके। इसका पूरा आता है कि इन्वेस्टर की जो फंड रिलीज कर रहा है उसको कितनी होल्डिंग उसके पास में है, इसका बिजनेस कितना पुराना है, ये क्या अगर उस पर 2 साल 3 साल पुरानी बिजनेस होगा तो इसमें कंडीशन है ये कम से कम कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। जो एसएमई का आईपीओ आता है तो कंडीशन है उसके अंदर। प्रॉफिट भी 1 करोड़ का होना चाहिए मात्र के, पहले वो भी नहीं था। ये लॉस में कंपनियां भी आती हैं इसके अंदर स्टेट में, जो एक नई पॉलिसी आई है। सर वो 1 करोड़ मतलब लॉस वाली कंपनीज़ कैसे प्रॉफिट दिखाती है वो? अब वो नेक्स्ट उसमें क्या होता है ना कि सारी कंपनी का वही है ना कि ओवर वैल्यूएशन कहते हैं ना, ओवर वैल्यूएशन कर दी उसे, आके उसको रिलेटेड पार्टी के एक्शंस कर दी, बाहर एक्शन कर दी, जबकि वो एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं था उसके अंदर। अच्छा। तो सारे काम करके उसको उसके नंबर्स बढ़ा देते हैं उसको। भाई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ प्रॉफिट दिखाना है, हुँ। तो ठीक है दिखाते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनको। 1 करोड़। भाई 1 साल में कितना नुकसान हुआ उनका, अगर 3 करोड़ प्रॉफिट दिखाया मैं तो उसके बाद 30% यानी वो 1 करोड़ नुकसान किया ना उन्होंने। 1 करोड़ नुकसान करके अगर वो 100 करोड़ कमा सकते तो नो, तो व्हाट इज बैड, दिस इज द रीजन। और उनको तो बस उस समय फ्रंट एंड में पैसे कमाने हैं, बात खत्म, लोगों के पैसे चले दिस जाते। इज द रीजन। कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन उसको बढ़ाना जब रहता है अपना, वो कैसे बढ़ाए? वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करे, रेवेन्यू पे काम करे, क्या किस पे वर्क करना चाहिए? देखो तो कोई भी स्टार्टअप का मेन फंडामेंटल है उसका प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में करे सर्विस जो भी हो, अगर वो मार्केट में डिमांड में अगर है, पहला क्वेश्चन तो यही है उसका कि वो डिमांड में है या नहीं है। प्रोडक्ट डिमांड में है। वो डिमांड में है नहीं, चाहे सर्विस हो कुछ भी सही। अगर वो डिमांड में अगर है तो उसकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। क्या? मतलब आप ये कहो कि 2 साल में हो सकता है डबल भी हो जाए, अच्छा। कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब कोई कुछ जरूरत नहीं है। कुछ वहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तो आपकी लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना, हाँ। और जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और वैसे को चाहिए क्या, पैसे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट्स। अगर आज मैं 100 रुपये किसी कंपनी में लगाता हूँ मैं, और मुझसे कहता है मैं आपको 10 रुपये दूंगा महीने के, यानी कि 100 के मैं 100 रुपये दूंगा 1 साल के अंदर, हाँ, हाँ, तो मैं क्यों नहीं पैसे लगाऊंगा। सही बात है। और बिजनेस ही सस्टेन कर रहा है उसका, सब कुछ ठीक कर रहा है उसका, आगे मुझे लगता है 10 साल में उसका रिस्क भी नहीं कहीं भी है, तो पैसे तो मुझे लगाने हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उसका है कि रेवेन्यू का, उसका रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, ओके, सस्टेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। सर फाउंडर्स जो वैट आर्टिफिशियली अपना वैल्यूएशन को पंप करते हैं, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस पर क्या आपका कहना है? मैडम क्या था कि आज से कुछ साल पहले हुँ। ये बड़ा आसान हो जाता था, अच्छा। क्योंकि टूल्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो जो भी इन्वेस्टर होता था एक बार वो मान लेता था चलो ये चीज़ ठीक है कि आज रेवेन्यू इन्फ्लेट है, उसको पता लगता नहीं था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको एक चीज़ पता लग जाती है कि आपने इसको बोगस किया है कि एक्चुअल जनरेट हो रहा है, मतलब अच्छा। ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, वो सब पता लग जाता है उसके पीछे भी। ओके, इस टाइप के टूल्स है मार्केट में। बिल्कुल, आज का इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, अगर आपका बिज़नेस मान लो 100% है, 100 मान लो 20% चल रहा है, तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जानता है कि हाँ, इतना तो इन्फ्लेट होता ही होता है। लेकिन अगर पता लगे उल्टा रेशो चल रहा है, तो 80-20 रेशो चल रहा है, तो वो तो हमने पकड़ में आ जाएगा वो। बिल्कुल। तो जो भी स्टार्टअप है ऐसी वैल्यूएशन तो करे ही ना कि जो जहाँ वहाँ पहुँचे उसको मना कर दिया जाए। बिल्कुल। वो सारे कुछ एक्चुअली में होना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर का भी पैसा है। डेफिनिटली, हाँ। अगर आप मुझे फर्जी दिखाओगे तो पैसे लगा तो बेचा पैसा डूब ही जाएगा ना। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगा देखने की भाई ये फर्जी है कि वैसे, और मार्केट में से पता लग जाता है कि अल्टीमेट चीज़ चल क्या रही है इसकी। राइट। आज फिजिक्स वाला ने केवल अपना विद्यापीठ इसीलिए खोले हैं कि उसकी ऑनलाइन इतनी प्रेजेंस नहीं थी। ओके। तो उसको मार्केट में अगर आना है तो उसको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। नहीं तो बच्चे पढ़ेगा वहाँ पे। हाँ। भाई वहाँ तो फिजिकल 45 रुपये फीस है मात्र केवल, उसमें कैसे पढ़ लेगा वो। सही बात। और यहाँ फीस 1 लाख रुपये फीस है। तो हमें भी लगता है यहाँ लाख रुपये फीस ले रहा है, इसका मतलब चला रहा होगा ये, प्रेजेंस इसकी ओवर इंडिया में है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों से विश्वास बनता है, और चाहे स्टार्टअप हो चाहे बिजनेस हो, सब में फंडामेंटल सेम है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर कोई बंदा जब न्यू स्टार्टअप करता है तो प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग सीड फंडिंग ले लेते हैं, आइडिया के बेसिस पे भी फंडिंग ले लेते हैं। तो उस समय वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है? मैडम इसके कई फंडामेंटल हैं। एक इसमें वैल्यूएशन बार्क्स करके बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, उसमें वही दुआ शुरू होता है कि जो बंदा कर रहा है उसकी टीम कैसी है, पहली बात तो ठीक है। टीम मजबूत है या नहीं, पहली बात तो ये है जो काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पैसे उसका होते नहीं है, वो केवल आइडिया पे खेल रहा होता है। गुड। रेवेन्यू मतलब ये होता है, हाँ। वो आइडिया पे खेल रहा होता है। उसकी टीम कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसा है उसका, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कैसी है, कौन करेगा कैसे करेगा, क्या? पहला क्वेश्चन। ठीक है। जब इन्वेस्टर इसमें घुस जाता है, देख लेता है कि अच्छा ये चीज़ चल सकती है, तो थोड़ा उसका फिर मूड बनना शुरू होता है। ओके। उसके बाद फिर एक और फंडामेंटल स्कोर कार्ड इसका, कि अभी तक जो पीछे इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने क्या किया, ठीक है। उसी एरिया से थे कि दूसरी एरिया से थे, इनका एक्सपीरियंस क्या है इसका, वो फिर अल्टीमेट घूम के टीम पे आते सब कुछ कि वो क्या किया उन्होंने अभी तक, कि पता लगे कि आज ये कल तो स्क्रैप बेच रहे थे, आज उन्होंने आईटी कंपनी खोल ली, उठा कर ली, हाँ। तो कैसे चला लो कंपनी तुम। सही बात है। तीसरा आता है, मेन क्वेश्चन आता है, डीसीएम मेथड आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो Cash flow। मेथड। उसके अंदर क्या होता है वो हम बताते हैं भाई इसमें रेवेन्यू कितना आ सकता है, अच्छा, रेवेन्यू कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा। अच्छा। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है टीम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं उस पर वो एग्रीमेंट उसका हो जाता है कि चलो ठीक है अभी उसको सीड फंडिंग उठा के दे देंगे। हाँ। जो चौथा पॉइंट है इसका, वेंचर कैपिटल वैल्यूएशन होती है। अच्छा। वो क्या देखता है कि सारी चीज तो देख ही लेगा वो, जो ऊपर की 3 चीजें। चौथी चीज फिर वो मार्केट में घुस जाता है कि एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके। हाँ, मार्केट फिट है कि नहीं? मार्केट फिट है कि नहीं इसके लिए, और जो कह रहा है सही कह रहा है या नहीं कह रहा। इसकी जो परसेंट जो मुंह से बोल रहा है कि चक्कर क्या होता है कि जब हम पिच पे जगह जाते हैं ना हाँ, तो हम बोलते बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। मतलब हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, इसके अलावा पूरी सारी बात कर लेते हैं कि वो ब्रह्मांड में क्या हुआ। बिल्कुल। इस चक्कर से नुकसान हमेशा इसका होता है। ठीक है, ऐसे में लोग फिर इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, वो सब कुछ तो यहाँ पॉसिबिलिटी पे है। बिल्कुल। अब हमें पता ही नहीं कि हमारा कस्टमर फिट कैसा है, कौन से कस्टमर है, उसका क्या साइज है, सारी चीजें, तो कैसे इन्वेस्ट अगर मैं आप देखो ना मैडम, जैसे कि जो जितने की इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, चाहे वो केकेआर की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, आज वो अगर 100 में आप पैसे लगाती हैं, 100 में, हाँ हाँ, 100 में से एक सक्सेस होता है उनका। 100 में एक सक्सेस रेट। 1 या 2% का रेशियो मात्र केवल उनका, ओके। और वो 1% इतना होता है कि बाकी को सबसे 50-100 कमा लेता है। तो ये तो अपने लिए लिमिट कर रखे होंगे सीड फंडिंग में, मुझे किसी कंपनी को एक्स अमाउंट ही देना है। एक्स अमाउंट ही तो, हाँ ठीक है। क्या इतना दे दिया, आप परफॉर्म करके दिखाओ, देन बिकम सेकंड राउंड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ है, क्योंकि ये सब कुछ तो आइडिया पर है, सब कुछ फेक दिखाया जा सकता है, सब कुछ फेक दिखाया जा सकता है। अभी जैसे एआई कंपनीज में लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले 2 साल से तो एआई कंपनीज में लोग बस एआई का नाम सुन के इन्वेस्टमेंट हो जा रही है। अब सब रिटर्न्स देख रहे हैं, रिटर्न्स आ नहीं रहे सारी एआई में, फिर अब आधी एआई फेल हो रही है, मैक्सिमम का यही केस है। फिर अब लोग सोच रहे हैं कि हाँ अब थोड़े तरीके से लगाना है पैसा, तो अब लोग कर रहे हैं। अब आइडियाज़ पे तो सब कुछ हो रहा था, रिजल्ट आ नहीं रहा है। नहीं, उसका रीजन बस केवल मैडम वही है कि जब भी इन्वेस्टर कोई आता है ना, वो तो पूरा एम छान लेता है वो, और खास तौर से मेन मुद्दा केवल टीम पे ही आता है कि जो मैनेजमेंट सोच रहा है वो क्या सोच रहा है, जो मेन पर्सन है सबसे उसकी इंटेंशन क्या है उसकी। तो ये सारी कंपनी उसी के ऊपर चलती है, बताओ, राइट। पूरी कंपनी उसके ऊपर चलती है। आज मैं ये काम कर दूंगा, हाँ। और मैंने काम किया भी हुआ है, वे पोटेंशियल भी मेरे पास में है। जैसे मान लो आज मैंने कोई काम शुरू किया फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम ये काम करते हैं, फ्रेंड रहते हैं। अब मैंने क्या किया, आइडिया मेरे पास था ही कि मान लो मुझे कोई टेबल बनानी है। जब मुझे बनानी है, मुझे पता है मुझे एग्रीमेंट लकड़ी वाले से भी करना पड़ेगा, पहला एग्रीमेंट हो गया, दूसरा लेबर से भी करना पड़ेगा, एग्रीमेंट हो गया, तो पहले 10 एग्रीमेंट ऑलरेडी करके बैठा हूँ मैं, कोई हम ये बनाएंगे, इन सब एग्रीमेंट होगा। जब ये फाइल किसी इन्वेस्टर के पास में जाएगी तो क्या सोचेगा वो, इसने बंदे ने काम किया हुआ है इसके ऊपर ऑलरेडी, बिल्कुल। इसको पता है टेबल अगर मुझे बनानी है तो लकड़ी कहाँ से आनी है, पेंट कहाँ से आना है, लेबर कहाँ से आनी है, उसको सब कुछ पता है। तो एक फेथ इस जगह बन जाता है ऑटोमेटिकली, हर एक डिटेल पता, उसको समझ पता है उसका। हाँ, कितना मार्जिन आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, बगल में कंपटीटर कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो उसकी बातों से, उसकी प्रेजेंटेशन से, उसकी चीज़ों से बहुत कुछ पता लग जाता है इसकी। ठीक है, ठीक है सर। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडर्स, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो फाउंडर्स में आप क्या देखते हो, क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है एक बंदे में, सो ही इज़ अ गुड पर्सन जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो मैडम, फाउंडर्स की फिर बात आती है, टीम की बात आती है, मैं अपने फाउंडर्स की बात करता हूँ मैं। आज मान लो कोई बंदा आईटी वाला बंदा है, अब वो अपनी कंपनी खोलता है, आईटी कंपनी, एआई कंपनी खोलता है। अब ये सबको पता है कि वो खाली उसके होने से कंपनी नहीं चलेगी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बंदे का माइंडसेट होता है, आज मैं फाउंडर के माइंडसेट की बात करते हैं हम, उसका माइंडसेट जज कर लेते हैं वो जो इन्वेस्टर होता है कि इसका माइंडसेट अकेले चलने वाला है कि ये टीम लेके चलने वाला है। अगर अकेले चलने वाला होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो पैसा उसमें लगाएंगे नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड, उसकी बात करते हैं। अगर उसका टीम वाला बंदा होगा तो उसका फाइनेंशियल मैटर का बंदा अलग होगा, क्योंकि कई जगह क्या होता है मैडम, तो उसके पास फंडिंग मिल भी जाती तभी वो फेल हो जाते हैं वो, क्योंकि वो जो फंड उसको प्लानिंग नहीं कर पाते कि कहाँ उसको लगाना है, किस टाइम पे कहाँ लगाना है। पता लगे कि हमने काम करना शुरू किया, रेवेन्यू मेरा 1000 का है और मैंने एडवर्टाइजिंग 2000 कर दी उसको, तो कैश बंद हो रहा है, रिजल्ट उसका आ नहीं रहा। तो ये भी बहुत बड़ा प्लान है कि उसकी टीम में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अगर उनकी टीम में अच्छे लोग हैं तो ये श्योर है कि अगर अच्छे लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको फंडिंग मिल जाती है कहीं कहीं। अच्छा, ये प्री फंडिंग की बात कर रहे हैं। ओके। और दूसरा होता है कि ऑलरेडी एक बिजनेस होता है कि उसे शुरू कर दिया है, चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, फिर तो वैसे एस्टेब्लिश हो गया कि हम अंदर ठीक ही हो गए, राइट, तो वो क्वेश्चन वहाँ खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक जाके वो। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर हम एक बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें कैसे फंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं?
उसमें फंडिंग मैंने बोला था, तब तो अब वो स्टेज खत्म हो गई प्री फंडिंग वाली तो अब स्टेज आती है कोई इसका जो रेवेन्यू आ रहा है, हाँ रेवेन्यू इसका कहाँ से आ रहा है, ये बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद जो अब फिर कोई बात आता है मैनेजमेंट की, जो उसका एमडी है, सीईओ है, हाँ उसकी सोच क्या कहती है। ठीक है। एक तो होती है कि भूख होती है आदमी को, भूख का मतलब मुझे इस साल 20 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, ये उसकी भूख है। हाँ। एक होता है ठीक है हो ही जाएगा 2-3 करोड़ का क्या फर्क पड़ता है, अगले साल 5 करोड़ हो जाएगा। तो जिसमें भूख नहीं है वो बिजनेस कभी नहीं कर सकता। राइट। तो भूख तो हमें चाहिए ही चाहिए। और जो जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा, आज अदानी एग्जाम्पल ले लो, हाँ हाँ अदानी से बहुत एग्रेसिव है, बहुत। फिर आज ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, क्यों कर दूं भाई, उससे पता है वो कर सकता है। हाँ तो हर आदमी पैसे लाने तैयार बैठा है उसको, कभी प्राण लगा मैं वीजा तुझको दूंगा, उसका रीजन उसको पता है आएगा ही, रिजल्ट होगा, टीम है, पैसे लगेंगे, रिजल्ट आएगा, हमारे पास पैसे बन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो किसी देश का प्रधानमंत्री होगा, किसी कंपनी का एमडी होगा, उसकी सोच क्या कहती है, उसका माइंडसेट क्या है। राइट। मेन थिंग इज दैट। आज फॉर एग्जाम्पल आपने काम शुरू किया, हाँ। तो आपने कहा मुझे एक्सवाइजेड काम शुरू करना है। हाँ हाँ अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि काम पहले होगा कैसे, कि हो गया, सेट हो गया पूरा। अब भाई मुझे टारगेट मेरा ये है कि ये टारगेट पे मुझे पहुंचना है, मुझे इस साल का अगर सब कुछ प्रोसेस आपका ठीक है पूरा, तो हाँ। अगर प्रोसेस गलत है तो कुछ नहीं होगा। हाँ अगर प्रोसेस आपका ठीक है, टीम आपकी सेट है, सब कुछ सेट है, तो आप 1 करोड़ से 5 करोड़ करने में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आप 1 करोड़ में नहीं पहुंच पाओगे, वो सारी चीजें जहाँ की है वही रह जाए, नहीं पहुंच पाओगे। आप सेल कर रही हो, पैसा वापसी नहीं आ रहा वहां से, हाँ। आपका क्रेडिट आ रहा है, आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो उसको, आप सैलरी वाली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कोई फंड नहीं है, तो वो सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टीम है। तो मैनेजमेंट कंपलसरी नहीं है, उसके साथ वाले लोग भी कंपलसरी है। माइंडसेट तो ठीक है, मेरा माइंडसेट मैं 100 करोड़ कर दूंगा, हाँ। लेकिन करोगे कैसे, बिन अकेले तो कर नहीं अगले कर सकते। नहीं सकते। भाई कोई बंदा सेल्स भी देख रहा होगा, कोई बंदा परचेज भी देख रहा होगा, कोई बंदा फाइनेंस भी देख रहा होगा, Right. तो पूरा पार्ट होगा पूरे। अब आप प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो प्रोसेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तो आपको गोल अचीव करने में कोई समस्या कोई है नहीं। प्रोसेस अगर कोई बंदा न्यू स्टार्ट कर रहा होता है, प्रोसेस नहीं सॉर्टेड रहते हैं, तब कैसे करे। देखो उन्हें प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ये तो सेट एकदम। अब मान लो आज ने बिजनेस शुरू किया, आज मैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो हर आदमी में हर कैपेबिलिटी नहीं होती है। हाँ। मैं तो ये मानता हूँ, आपके वालों सेल्स की कैपेबिलिटी है, हाँ। आप फाइनेंस का काम नहीं देख सकते, हाँ, दोनों चीजें अलग अलग दोनों चीजें है, अलग। या तो मैं सेल्स में दिमाग लगा लूँ या फाइनेंस नहीं आप में नहीं कर लगा सकते, सकती। ये सेट एकदम। बिल्कुल। अगर मुझे फाइनेंस आता है, मुझसे कोई बोले कि मुझे मैं मार्केटिंग कर दूं, मैं नहीं कर सकता भाई, फिर उसमें नहीं करना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा उससे आगे कि ये माल तो मेरा खरीद लो तुम, बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं कर सकता ये काम। हाँ, मैं बस देख सकती हूँ बैलेंस शीट, बस। मेरे लिए वही ये मैं यही मुझे पता है, मुझे करना क्या है, इसके रेशोज क्या है, इसको आगे क्या करना है, इसको कैसे घुमाना है, क्या करना है, ये मुझे पता है। हाँ। लेकिन मुझसे मार्केटिंग कर दो, अपने बस का नहीं होगा, बिल्कुल हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ग्रोथ नहीं आएगी मेरी, क्योंकि मुझे पता नहीं ग्रोथ नहीं आनी उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मार्केटिंग का फंडामेंटल अलग होता है। हाँ वो गंजे को कंगी बेच देता है, आगे बेच देता है, किसी आपको रिक्वायरमेंट खुजली करो, बिल्कुल। तो सब कुछ अलग है। तो आप कोई बिजनेस शुरू करो, हाँ। भले ही आपको लगता है कि भाई ये काम जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसका कुछ असाइन कर दो। ओके। और मैंने बिजनेस हमेशा कभी खाली जेब से नहीं होता है, खास बात। हाँ, पैसे होने चाहिए बहुत। जो खाली जेब से करता है वो हमेशा नुकसान भी रहता है, ठीक। क्योंकि हमेशा दिमाग पजल कहाँ रहेगा उसका, यानी खर्चा उनको पेमेंट कैसे करूंगा। हाँ और जब उसका दिमाग वहाँ रहेगा तो ग्रोथ तो खत्म होगी ना उसकी। तो हाँ बिल्कुल। ग्रोथ के लिए दिमाग को शांत होना बहुत जरूरी है उसका। सही बात है। दिमाग शांत होना, गोल होना बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए, इसका प्रोसेस ये है, अब यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। ओके। और ऐसा नहीं उसको बंदे मिलते नहीं है, बंदे मिलते भी है उसको। आप अगर मान लो बिजनेस शुरू किया, आपका कोई फ्रेंड होगा, कुछ होगा, कोई भी सीए होगा, कोई भी होगा, उससे बोलेगा भैया मेरे इतना काम कर दो, तो मना नहीं करेगा आपसे, वो आपकी सपोर्ट तो पूरी कर देगा, वो बिल्कुल। खुद सौ नहीं करेगा, 50 कर देगा, सपोर्ट आपको दे दूंगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, खुद से स्टेप लेना पड़ेगा, खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते। ये बात आदमी जिस दिन मान लेगा उस दिन वो ठीक हो जाएगा वो। बिल्कुल। और ज़्यादातर इंडिया में सिस्टम है कि हर आदमी, एक आदमी सारे काम करने की कोशिश करता है। हाँ। वो कहता है मैं अकाउंटिंग भी मैं कर लूँ, फाइनेंस भी मैं कर लूँ, मार्केटिंग भी मैं कर लूँ, ऑपरेशन भी मैं कर लूँ, और उसी जगह वो डंप हो जाता है। राइट। दिस इज द रीजन। सर, तो मैक्सिमम रीजन क्या होता है स्टार्टअप का फेल होने का इंडिया में? यही रीजन है, खुद कर ले सब कुछ, या कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं? देखो ना, स्टार्टअप की बात करते हैं, वो अगर प्री फंडिंग की बात करोगे 70% उसमें कोई खत्म हो जाते हैं। वो एक उन्होंने शुरू किया, कोई बिजनेस है कि दिमाग में कोई आइडिया आया, उन्होंने चालू कर दिया, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो वो आगे 1 साल के अंदर वो डंप हो जाते हैं सारे 70%। 70%। अब बचते 30%। हाँ। 30% बचते सेकंड राउंड तक पहुंचते हैं वो। उसमें क्या होता है, उन्होंने टर्नओवर चलो कर भी दिया, मान लो कोई मॉडरेट बिजनेस आ गया, मतलब चलो कर भी दिया, नंबर भी बढ़ा दिया उन्होंने, वो अगले 3 साल में खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा आ जाएगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा वो। तो अगर उसको वो करना है, उसको आगे चीज़ें और बढ़ानी पड़ेंगी उसको, तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बिल्कुल। जो लास्ट में जो बचते हैं वो 5% लोग बचते हैं, जिनको बोलते हैं जो 20 सीरीज की फंडिंग मिलती है,
बी सीरीज आज इनको 1 करोड़ मिल गए डॉलर, इनको 2 करोड़ डॉलर मिल गए, वो सस्टेन कर जाते हैं। बोलो। उसमें भी जो 10% का रेशियो है, उसमें 5% रेशियो है, उसमें भी 2% उसमें खत्म हो जाते हैं वो भी। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाइजूस, हाँ वो तो करोड़ फटिंग लेके बैठा है ना, बिल्कुल। लेकिन वो खत्म हो गया जीवन में। हाँ, तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है वो पूरे जीरो खत्म हो जाते हैं। तो इनका फॉल का रीजन क्या रहता है सर? इसका रीजन मैनेजमेंट की गलती है मैडम, ऑटोमेटिकली। मिसमैनेजमेंट। मतलब हमने कोई काम, जैसे बाइजूस का एग्जाम्पल लेते हैं, उसने काम करना शुरू किया, हाँ। उसने कहा कि इसकी एक्विजिशन, कंप्लाइंस पूरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो मैंने किसी भी कंपनी, आज मतलब हमने कंपनी काम स्टार्ट किया, ठीक है, अब आपने कंपनी तो बना ली, अगर आप कंप्लाइंस पूरी नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। पहला नेगेटिव क्या आएगा, उसकी पेनल्टीज बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर। दूसरा, इन्वेस्टर जो आपने पैसे ले लिया उससे, किसी से भी लिया हो, खुद ही मान लो, खुद ही पैसे लगाए भाई, आपको रिजल्ट क्या है इसका? हाँ बिल्कुल। अगर आपको रिजल्ट नहीं दोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरा आ गया। तो इसलिए ये साथ बहुत जरूरी है कि जो आप काम शुरू कर रहे हो, सिस्टमेटिक काम शुरू करो, जो जिसका काम है उसको दो, भाई ये काम तो टाइम पे करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सबसे मतलब एक कंपनी के सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा राज है मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास पता है। बिल्कुल। आप फाउंडर हो, आपने बिजनेस शुरू करा है, सारी चीजें, जॉब छोड़ दिया, सारे रिस्क ले लिए क्योंकि कुछ करना था। बिल्कुल। अब वो उसके बारे में तो पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये टेबल है, ये टेबल कैसे बनता है, सब कुछ पता है। पर वो टेबल बनाने के लिए, वो टेबल सर्विस डिलीवर करने के लिए, कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए सब कुछ का प्रोसेस है, वो सॉर्टेड नहीं है। एक जगह ब्रेक आया, पूरी चैन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और मैक्सिमम यही हो रहा है। मैक्सिमम ही हो रहा है। आज जैसे जिरोदा है फॉर एग्जांपल, नाम सुना जिरोदा का? हाँ बिल्कुल। शेयर मार्केट है, डिस्काउंट कुछ होकर है, आज तक उसने किसी से फंडिंग नहीं ली। आज और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बन गई वो, इसीलिए बहुत अच्छे सर्वाइव कर पा रहा है वो। उसे किसी को जवाब नहीं देना है कि डेट फ्री कंपनी है पूरी एकदम। आज वो ये म्यूचुअल फंड लेके आता है, वो लेके आता है, वो लेके आता है, वो लेके आता है। तो बहुत रीजन इसका ये भी है। ओके। तो हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर तब जाना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वरना कोई नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई। इन्वेस्टर्स को सर क्या जवाब देना पड़ता है? मतलब वो क्या, अगर आप ऑनबोर्ड हो रहे हो किसी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर, तो क्या चीज़ें, क्या पेपर वर्क आपको हर मतलब रिपोर्ट चाहिए होता होगा? दो चेयर पे बैठते हैं हम। हाँ। आज आप इन्वेस्टर वाली हमारी पोस्ट पे बैठ जाओ, मैं बताऊँ दूसरी तरफ, आप मुझसे क्या मांगोगे, मतलब माइंड क्या रहता है, क्या काम चल रहा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। भैया जो मैंने पैसे लगाए हैं तुमने किया क्या, बता तो दे कम से कम। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अगर आज लॉस हो गया तो प्रॉफिट कब तक होगा? हाँ। और तेरे नंबर्स क्या करें आज के लिए? भाई तुमने, जब मैं कंपनी शुरू हुई तुमने बोला था भाई आज टर्नओवर 5 करोड़ का हो जाएगा, टर्नओवर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यू आर लेस देन 60%, एग्जैक्टली नॉट कैपेबल, इसका मतलब हुआ भाई टर्नओवर तो बोलना चाहिए, भाई लॉस है, प्रॉफिट बोलना मैटर है, लेकिन वहां तो बोलना चाहिए, जाएगा, वो जाना चाहिए। तो बहुत सारे इम्पैक्ट इस जगह इम्पैक्ट पड़ते हैं। ओके। कंप्लाइंस पूरी होनी चाहिए सारी, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, कंप्लाइंस पूरी हो, प्रॉपर बैलेंस शीट बने, इन्वेस्टर को पहुंच जाए, भाई ये देखो ये आ गया, तो आधी समस्या उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब कंपनी ठीक कर रही है। हाँ, अगर टाइम पे सारी चीज़ लेती तो अपने रेट पे चल रही है, स्टेबल है। तो ये सारे काम टाइम पे होने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए जितने कैपेबल आप हो उतनी कैपेबल आपकी टीम भी होनी चाहिए। सबसे फिर मुद्दा टीम पे आगे दोबारा घूम के, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडर टीम। प्रोडक्ट तो है, हाँ, उसको बताया मैं चला लूंगा इसको, लेकिन चलाएगा कैसे भाई? बिना टीम के तो कुछ नहीं होने वाला। अब तू ये सारे काम सेल्स करेगा, तो ये उसको संभालेगा, तो ये पेमेंट करेगा, तो फिर क्या होगा? तो उसी में सो जाएगा। बिल्कुल। कितने सारे फोन करते रहेंगे, सर मेरी पेमेंट नहीं आई, सर मेरी पेमेंट नहीं आई, बिल्कुल। तो ग्रोथ कैसे करेगा? ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। बताओ, दिस इज द रीजन। ठीक है सर, एक ऐसी चीज जो किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन रात भर में ओवरनाइट डबल कर देती है। मैंने उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट केबल, जो उसका प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट फिट है, एकदम फिट है। आज मान लो मुझे रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज की, हाँ। और मेरे हाथ में आ गई वो, और इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हाँ। उसके वजह से बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ेगा उसका। आज हो सकता है कि आज 10,000 हो सकता है कि 6 महीने बाद वो 1 लाख पहुंच जाए, हाँ। हो सकता है वो 10 लाख पहुंच जाए 2 साल के अंदर। और ऐसी कंपनीज है मार्केट में जो यूनिकॉर्न तुरंत बन गई। उसका रीजन ये था कि आज उन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया, वो 2 लाख पहुंच गई 1 साल के अंदर ही। बिल्कुल। वैल्यू तो बढ़नी है, तो ऑटोमेटिकली उनका खर्चा इस चक्कर में होता क्या है कि उनका खर्चा कम होता है और वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो रेवेन्यू तो खतरा आ रहा होता है। मेरे आइडल्स के आज 10,000 काम कर रहे हैं, वो 2 लाख का रेवेन्यू आ गया एकदम 2 साल के अंदर ही, तो ऑब्वियसली वैल्यूज बढ़ जाएगी अपने बिना बोले हुए, क्योंकि पैसा बहुत तेजी से में आता है। 8 टर्नओवर का 5 करोड़ का टर्नओवर 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया उनका। अब जो भी पैसा लगाएगा क्या करेगा वो, और इस चक्कर में क्या होता है, उनका खर्चा बहुत बचता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट उनका है तो इतना उनका ऐड नहीं होता, इतना हैवी। अगर कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उनका कोई ऐड नहीं होता इतना कोई, बिल्कुल, तो खर्चा उनका बचता है। माउथ, बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहा है। उनका प्रॉफिट पैट इतना ज्यादा होता है
कि वो ऑटोमेटिक वैल्यूएशन उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है। ओके। हो सकता है एक साल में बढ़ जाए। हाँ, दिस इज द रीजन। कोई ऐसी कंपनी से आपके दिमाग में आ रही हो जो इस टाइप की कब एग्जैक्टली ये तो इन्वेस्टर के लिए सोना है, बिल्कुल। ऐसी कोई कंपनी? जैसे कि अभी नहीं जो एआई में जो कौन सी कंपनी आई है अभी, जो मान लो एग्जांपल, इसका काफी पुरानी कंपनी है क्या? हाँ, काफी बात काफी। पुरानी है। वो नहीं अरविंद श्रीनिवासन की परप्लेक्सिटी कौन सी कंपनी है वो? परप्लेक्सिटी। उसका एग्जांपल देना ना उसका जल्दी। 3 सालों कहाँ से कहाँ कंपनी पोजीशन पहुंच गई उसकी। तो ऐसी कंपनी है मैडम कि जहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हाँ, कि आदमी, अब जैसे एआई है, हाँ। आदमी दिमाग में सेट हो गया हर जगह, जो मतलब एक लिटरेसी है, जानता है कि भाई एआई के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसको ए नहीं बी नहीं सी नहीं डी, उसको काम करना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। 100% करना पड़ेगा उसको, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस, किसी कोई भी सेक्टर हो, उसको मजबूरी मानना पड़ेगा। अब तो हर सेक्टर यही ले रहा है, हर चीज। मजबूरी है मैडम उसकी। अगर वो नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल। बाकी लोगों से वजह आगे पहुंच जाएंगे, वही रह जाएगा। तो दिस इज द रीजन। ठीक है सर। सर, इंडिया में फंडिंग रेज करना आज के टाइम में इजी है कि टफ है? पहले तो इतना टफ नहीं था, लेकिन आज की डेट में टफ है। टफ है क्योंकि बहुत अब लोगों को भी पता है कि अवेयरनेस बढ़ गई लोगों की। इन्वेस्टर जो पहले की गलती है उसको हो चुकी होती है, हाँ। वो उसको रिपीट नहीं करता है। हाँ, दूसरी बात है कि बहुत सारे टूल्स ऐसे आ चुके हैं आज के डेट में कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तुमने गूगल पर तुमने वालों को ऐड किया, हाँ, इतने कस्टमर वाले एक्चुअल में ऑर्गेनिक है अनऑर्गेनिक है, वो सब पता लग जाता है। सब पता चल गया। इतने सारे टूल्स आज के डेट में कि सब पता लग जाता है उससे। तो 80% लोग तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं चक्कर। हाँ, कौन कौन से टूल्स है सर? 2-3 टूल्स ऐसे जो एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होनी चाहिए फाइनेंशियल्स चेक करने के लिए, या अगर कुछ उसे सीखना है उसके लिए। वो मैडम क्या है ना, टूल्स वो आम आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, मैं आपको बताऊँ। वो तो बिजनेस पर्सन। नहीं, वो क्या होता है, जब आज मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो हमारी जो इंटेंशन है ना कभी गलत नहीं होनी चाहिए, मैं बताऊँ। बिल्कुल। तो आपको उन टूल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली बताऊँ मैं, क्योंकि वो टूल्स किसी दूसरे पर्पज से हैं। ओके। वो हमेशा बहुत हाई कॉस्ट दे खरीदता है, उसको पता है कि वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग यहाँ फंस जाती है, फंस सकती है। हाँ। आज वाला किसी में 2-10 करोड़ वो लगा रहा है, हाँ। उसकी कॉस्टिंग वहाँ 2 लाख रुपए की, तो वो जरूर खर्च करता है। किसी कंपनी को काम ऐसा नहीं देता है, अच्छा ये काम तो वो ऐसे करना है उसको, तो उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनती है। मतलब आज की तो बहुत कुछ हो, बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं ही हूँ, आज आप मुझसे बोलो मुझे बिजनेस टेक ओवर करना है किसी का, तो मैं आपको बिजनेस उसका डिटेल बना के दे दूंगा पूरा, उसका किसकी क्या क्या कंप्लाइंस बाकी थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हमारा पार्ट हो गया, उसका पूरा हिस्ट्री। ये तो हमारा पार्ट हो गया फाइनेंस का। अब दूसरा बंदा सेल्स वाले टेक्निकल बंदा ही बैठा है, वो कहता है मैं निकाल दूंगा, इसने जो कस्टमर बनाए वो एक्चुअली में गलत है, अच्छा, वो भी निकाल के दे देगा वो। ठीक है। तो हर तरह की प्रोफेशनल मार्केट में बैठे हुए आज के डेट में। ओके। पूरा असाइनमेंट मुझको जाता है, ये काम तुमने मुझे करके देना है, बात खत्म। अच्छा। आज बड़ी कंपनी टेक ओवर होती है, अदानी कर रहा है, आज 500 करोड़ 1000 करोड़ की कैसे होती है वो? उसका रीजन उसके वजह ना, मार्केट में बहुत रिसर्च चलता है, बहुत बहुत से ज्यादा। पूरा उसका पूरी R&D चलती है, पूरी बहुत बड़े प्रोफेशनल लगे होते हैं उसके पीछे, फाइनेंस वाले फाइनेंस के वो वाले, तो पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम अलग बना हुआ है पूरा। अच्छा, जो पैसे लगाता है वही खर्च करता है। ये हमारे लिए नहीं, ये हमारी रही है, ये इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। पिच डेक जब हम बनाते हैं तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? पिच पे क्या होता है मैडम, जैसे भाई मैं गया किसी को पिच पे बताने इन्वेस्टर, हाँ। तो मैं क्या तैयारी से करता हूँ, बहुत सारे इसमें चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी चीजें आती है। तो टाइम तो बहुत कम मिलता है वहाँ पे। हाँ, उस टाइम में क्या होता है कि हम सही जगह उसको पहुँचा ही नहीं पाते उसको, हाँ, बिल्कुल। कि हम बाकी जगह उसको घुमाते रहते हैं, ये ऐसे, हाँ। ये ऐसे था, वो वैसे था, वो वैसे उसे एग्जैक्ट देखना है, नंबर्स बताओ। एग्जैक्टली कि तुम्हारा बिजनेस क्या है और फाइनेंशियल तुम्हारे क्या बोलता है, हाँ, सबसे और तो मार्केट बोलते हैं उसको पैसे कितने मिलेंगे। 4 चीज़ें काम करती हैं मात्र की। ठीक है। क्या क्या 4 चीजें? पहला कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस क्या है उसका, ठीक है। उसकी वजह से फाइनेंशियल बनते हैं, हाँ, कि फाइनेंशियल रन हो ना भाई, इतना रेवेन्यू आएगा, इतना प्रॉफिट आएगा, तब सब कुछ आएगा। 2 चीज़ की होंगी, चीज ठीक है। उसके अलावा फिर वो आपके माइंडसेट पहुंच जाता है कि आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, ठीक है। वो टीम वर्क पूरा आगे क्या कह रहा है वो। तो आप उसको जो इतना टाइम है, आप 3-4 चीज़ों के बारे में बता दो, बात करते हैं, बस, उसको बाकी घुमाने की जरूरत नहीं, बाकी बहुत समझदार है, वो R&D खुद कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3-4 चीजें हैं, इस पर ही हमें बात करनी इस पर चाहिए ही फोकस करना है, और इस पे ही नहीं बात इस पर ही करते। बात भी करते हैं हम। भाई आज हम कोई माल बेचा, आप उसकी बात करोगे ना, हाँ, बिल्कुल। भाई ये मेरा माल है, इसकी ये खासियत है, ये बहुत अच्छा है, इसका रेवेन्यू मेरा इतना हो जाएगा, ऐसे उसके रास्ते ही, इस रास्ते बात करो। आप पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसके क्या मतलब आपको, बिल्कुल। इस बिजनेस में इसके नंबर्स क्या है, कैसी चीजें चल रही है, बस उसे वही देखना है, क्योंकि वो एक्चुअली में रिजल्ट उसी से आएगा उससे। रिजल्ट उसी से है। आपको ये बताना पड़ेगा जो मेरा प्रोडक्ट है इस लायक है, उससे मैं इतने पैसे कमा के दे सकता हूँ। सर, फंडिंग तो सभी लेना चाहता है, फंडिंग प्लान भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे प्लान करें हम फंडिंग? मैडम रीजन क्या होता है ना, कि जैसे मान लो आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो लगता नहीं ये तो स्टार्टअप को होता है ना। अब उसके जो फंड आया है
अब फंड किस फॉर्म में आया, इसके बारे में बात करते हैं एक बार हम। ठीक है। एक तो इक्विटी फंडिंग आती है। जब इक्विटी की फंडिंग लेते हो ना, तो उसकी बहुत सारी टर्म शीट होती है उसकी। वो लिख के देता है, भाई मुझे मुझे आपकी मैनेजमेंट में आना है, या ये है, ये बहुत सारी टर्म शीट होती है उसकी। हाँ। और उसकी एक कंडीशन होती है कि जब भी वो एग्जिट करेगा, तो सबसे पहले उसका माल बेचा जाएगा। सबसे पहले उसका माल, क्योंकि उसको इन फ्रंट कुछ नहीं मिलता है। उसकी केवल वही फायदा होता है कि आज मान लो 10 रुपये में एंटर किया, और आज 5 साल बाद अगर मान लो आप इक्विटी बेचते हैं, उससे पहले से हमारी 1000 रुपये की है, तो 1000 से पहले वो एग्जिट करेगा, प्रमोटर एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। एक तो बात ये हो गई। हाँ। अब उसकी फंडिंग हमारी कंपनी में आ जाती है, तो कंट्रोल उसका कहीं नहीं आ जाता है। वो अपने बंदा कहीं बैठा देता है या कंट्रोल कर लेता है कि जो फंडिंग है जहां आपने बोला है उसी जगह जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग नहीं करते, लोग वो पैसा घुमाने के लिए वो फंडिंग ले लेते हैं और पैसा घुमाते हैं। वो घुमाते नहीं है मैडम, वो क्या होता है, जैसे ही पैसा 10 करोड़ का खाते में आता है, सबसे BMW का रेट आ जाती है। बिल्कुल। दिस इज द रीजन। तो फंडिंग जिगर वहां जाती है, तो जो मेन बिजनेस है वो उसमें पैसा लग ही नहीं पाता, हाँ, वो वही का वही है। उनका वही होता है। उसके बाद एक बात तो ये हो गई। हाँ, उसके बाद फंडिंग के एक तरीके की फंडिंग बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आज बार आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक को भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, मतलब इक्विटी के अलावा इक्विटी में हमेशा तब जाना चाहिए, वो लास्ट सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपने बिजनेस ग्रोथ कर लिया, आपको और भी ऑप्शन है जो कम आपके प्रॉफिट वाले हैं, मतलब जिनमें लॉस का इंटरेस्ट एक रेट छोटे से है, आप उसको एक्सरसाइज करो ना उसको। आपको मार्केट में 10% ब्याज मिलता है, आप उसको एक्सरसाइज करो, तो उससे लेके क्या है कि आपकी प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आज जो हम 10 लाख पे बैठे हैं, हो सकता है 25 लाख प्रॉफिट हो जाए, तब वैल्यूएशन कुछ और निकलेगी उसकी। तो आज ही हम वैल्यूएशन क्यों करें उसकी। बिल्कुल। हम 5 साल की बात करेंगे, 2 साल की बात करेंगे। आज टर्नओवर 1 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़ पहुंचे उस टाइम में, तो 5 के बाद वैल्यूएशन करेंगे ना उसकी, तो वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी वैल्यूएशन हमारे लिए। हाँ, तो फाइनेंशियल प्लान करना भी बहुत जरूरी है ठीक है। कि फंड का मिस यूटिलाइजेशन ना हो। ओके। और फंड अगर पड़ा है तो उसका पूरा होना चाहिए। बने टर्न का 1% मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है। भाई कुछ तो कंपनी में फायदा होगा ना अल्टीमेट। हाँ, हाँ, वो आज पैसा फंड खाते हुए पड़ा हुआ है, उसका ब्याज कुछ मिलता नहीं करंट अकाउंट में, तो फिर तो जो फंड एक्स्ट्रा पड़ा है उसको एफडी में उठा के डाल दो उस टाइम के लिए, ठीक। एक्स्ट्रा फंड में डाल दो, जो ओवरनाइट जो लिक्विड हो जाते हैं, उससे क्या है कि उसे लगातार कुछ ना कुछ आता है। हाँ, सर वो नुकसान है, पैसे बना रहा है, वो अपने जगह है। वो अपनी जगह। ठीक है। और फिर आप जैसे बता रहे थे कि अगर हमें 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई भी बंदा फंड इसलिए उठाता है तो किसी अपने कंपनी एक्सपांड करनी रहती है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हम अदर ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, डायरेक्ट हम इक्विटी से सेल आउट करना इज नॉट। वो सबसे मैडम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है होना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी बस। अगर आपने बिजनेस ग्रोथ कर ली, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी बनेगी ना आपकी। आज मान लो स्टार्ट किया आपने 1 साल में 5 करोड़ टर्नओवर कर लिया, आगे बाद में कैपेबिलिटी तो बनेगी ना अल्टीमेट। इसका मतलब हम बैंक में भी आ सकते हैं। आज मान लो 50 लाख की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल है, हम बैंक में गए, गवर्नमेंट ने मुद्रा बहुत सारी स्कीम दे रखी है, बिल्कुल। बैंक ने अगर मुझे 20 लाख भी कर दिया, एट द रेट इंटरेस्ट 9% 10%, यानी कि हमारा महीने में हुआ 0.8% का ब्याज का। और वही अगर हम बाहर से मार्केट उठाते हैं, वो लगता है 4% 5% पर मंथ, हाँ, तो कितना डिफरेंस है दोनों में। बहुत ज्यादा। लेकिन आपको टर्नओवर जो चर्निंग होगी, और सब प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा आपका। बिल्कुल। आपको आइडिया चर्निंग के बारे में। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक। 10 लाख में आपका जो टर्नओवर है, आपने कहा कि 10 लाख लेके हम इसको एक महीने में 10 लाख का टर्नओवर कमा सकते हैं, 10 लाख लेके, ठीक है। ठीक। एक साल में कितना बार कमाया आपने इसको, 12 बार। बिल्कुल। आपका टर्नओवर कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख। आपका प्रॉफिट है 10% भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल कितना प्रॉफिट कमाया आपने बैंक के पैसे से, 12 लाख रुपए बिल्कुल। कमाया ना। आपने ब्याज बैंक को कितना दिया, केवल 1 लाख रुपए मात्र। ब्याज बैंक का पैसा होते हैं वही रहा, हाँ, लेकिन आपका टर्नओवर 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पहुंच गया उसी के पैसे से। आपका कुछ नहीं रहा, बोले कंपनी काम कर रही है मात्र, केवल पैसा आपका वही लिक्विड वही चल रहा है। आपको नुकसान कितना हुआ, केवल 1 लाख का, फायदा कितना हुआ, 12 लाख। 12 लाख। अभी चर्निंग कौन बताएगा, कैसे होगी चर्निंग, ये हम नहीं जानते हैं, ये आप नहीं जानते। और ये हमें इसलिए एडवाइसर्स को मतलब रिकमेंड करा जाता है कि ये प्लान आउट करे चीजें। चीजें प्लान आउट करें, ठीक। कि फंड का प्लान करना बहुत जरूरी है, हाँ, कि हमें मार्केट से कम रेट पे फंडिंग मिलना चाहिए। कैसे मिले, कैसे में, ज्यादा से ज्यादा हम पैसे कैसे बनाए। लेकिन आज का जो स्टार्टअप मैंने देखा है कि आज उन्होंने कंपनी शुरू की, 6 महीने बाद अच्छा इसको तो इक्विटी फंडिंग चाहिए मुझे। कौन फंडिंग देगा इक्विटी फंडिंग आपको, हाँ, और क्यों देगा। क्यों देगा। हाँ, लेकिन वो माइंडसेट पता नहीं कैसा है, मतलब वो बिजनेस का माइंडसेट नहीं है। वो तो बस फंडिंग उठाना है, पैसा आया, पैसा को तो बिजनेस थोड़ा एक स्केल पर गया, फिर पैसा आया, फिर दूसरा स्केल पर गया, वो जब तक पैसा आएगा तब तक स्केल पर जाएगा, नहीं आएगा नहीं जाएगा। छोटे में फंडिंग कभी नहीं आती है। तो कितने 1 लाख देगा 2 लाख देगा, उससे होगा क्या आपका। कुछ भी नहीं होगा। तो ये माइंडसेट बिजनेस ग्रोथ करने का नहीं होगा, पता नहीं क्या माइंडसेट, आई डोंट नो। और ऐसे बहुत सारे स्टार्ट, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, तभी कहते हैं 70% वो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। वो 70% में ही आते हैं। 70% में ही आते हैं। उसका रीजन यही है, उनका माइंडसेट बिजनेस ग्रोथ करना नहीं है, उनका कि किसी को पकड़ जाए, एक आध को ले लूँ उससे और वो काम खत्म कर दूँ, नहीं तो इसको। तो दिस द रीजन, जो आप कहते हैं फेल्योर क्यों होते हैं, इसका रीजन इसका ये है
माइंडसेट Mindset. सबसे ज़्यादा। पर होते प्रमोटर के माइंडसेट क्या कहता है, हर जगह फिट वही होता है, क्योंकि वो कंपनी को मैन मैन जो चला रहा होता है कंपनी, फाउंडर सबसे इम्पोर्टेंट है, फाउंडर सबसे ज्यादा क्योंकि पहला स्टेप तो उसने लिया है। उसी ने दी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इन्वेस्टर्स जैसे इतनी सारी कर ली, इन्वेस्टर्स पैसा डाल दिया उसने, अब रिटर्न कैसे आता है? ये मेरा मतलब मेरे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चन था कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो रिटर्न कैसे आएगा? मुझे कैसे रिटर्न मिलेगा? अब रिटर्न की बात करते हैं मैडम, किस फॉर्म में बात कर रही हो, मतलब प्राइवेट इक्विटी की बात कर रही हो, स्टार्टअप की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि कोई बंदा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होता है कंपनी में। इक्विटी की बात, हाँ, तो क्या-क्या वेज होते हैं और कैसे उसे रिटर्न आता है? तो मैडम एक कंपनी में क्या है ना, दो फंडिंग होती है, ठीक है, एक तो होती है इक्विटी फंडिंग, ठीक है। इक्विटी का मतलब कि मैंने अपनी ओनरशिप उठा के आपको बेच दी, हुँ, करेक्ट, बिल ये तो इक्विटी फंडिंग हो गई। बिल्कुल, एक होती है डेट फंडिंग, डेफिनेट डेट फंडिंग का मतलब जो पे हम फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है इसको। अच्छा, हाँ, दो तरह की फंडिंग होती ठीक है, है। जब भी कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आता है जो इक्विटी में पैसा लगाता है, इसका मतलब बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो, ठीक है, और इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म की पैसा लगा रहा है। ओके, वो कह रहा है आज टर्नओवर कंपनी का 1 करोड़ का भले ही है, आज कंपनी का 1 करोड़ टर्नओवर 1 करोड़ का है, इसलिए वो 50 लाख इसलिए दे रहा है कि टर्नओवर 1 करोड़ का 100 करोड़ टर्नओवर चाहिए उसको, वो 10 साल, ठीक है। वो इसलिए पैसे लगा रहा है इसके वो अंदर। लॉन्ग टर्म दिख रहा है। तो उसका शॉर्ट टर्म वाला व्यू नहीं है कि मुझे मैं 10 लाख के 1 लाख पे निकल जाऊंगा, ना, वो बिजनेस में पैसे लगा रहा है और आपको वो पैसे लगा रहा है। क्या? उसको लॉन्ग टर्म व्यू 10 साल बाद मुझे कि इसकी वैल्यूएशन जो मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, उसके मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, उसका ये व्यू होता है। ओके, अब बात करें डेट फंडिंग की, बात करते हैं। डेट फंडिंग का मतलब हो गया कि जो हमें लोन पे मिलता है, तो हमने Yes. बैंक से भी ले सकते हैं, कोई अपना जानने वाला है उससे भी ले सकते हैं, तो वहाँ से हम वो भी कर सकते हैं, वहाँ से वो शॉर्ट टर्म है। वो शॉर्ट टर्म वाला होता है। ठीक है, तो डिपेंड हमें करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इक्विटी फंडिंग में तभी हैं जब आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ओके, बिजनेस आपका है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो या चीज़ें करनी हो, आपको दूसरा ओनरशिप चाहिए, तो आप बढ़ाओ उसको। ठीक है, नहीं तो इक्विटी के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। हाँ, क्योंकि एक को-फाउंडर एक काइंड ऑफ को-फाउंडर आ गया आपके कंपनी में, जिसका उतना ही रोल है जितना आप करो। चलिए ना आपका रोल है, तो हो सकता है कहीं आप हार्डवेयर भी लगे, आपको कोई ये काम ये नहीं कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो बांध देती है वो। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, कोई जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पहले बिजनेस को उतना बढ़ा लो। सर इसके बाद एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको 1 लाइन या 30 सेकंड में आंसर देना उस चीज़ के लिए। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपके हिसाब से इंडिया में स्टार्टअप्स ओवररेटेड कौन से हैं? सफल पेटीएम ही है देखा जाए तो। इसके अलावा और अनलिस्टेड की बात करते हैं, बेस्ट बाकी यार अनलिस्टेड की बात करें तो बहुत सारे हैं देखा जाए तो। आज लेंस कार्ड भी है, मतलब इतना मॉडरेट नहीं है, वो भी ओवर है देखा जाए तो, क्योंकि इन कंपनियों में क्या ना, ये तो प्री प्रोडक्ट बेस्ड है देखा जाए, भाई भाई कहीं ना कहीं आईवेयर बेच रहा है, तो फिर भी इसकी कुछ वैल्यू बनती है, मार्केट में शेयर भी है। लेकिन आप पेटीएम की बात करोगे और भी कंपनी, वो तो प्योर सर्विस कंपनी है, आज वो कंपनी बंद हो सकती है, वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, कंपनी बंद, बात कम। बिल्कुल। अगर आपको लाइफ टाइम में शेयर्स लेने हैं, तो आप लेंसकार्ट पेटीएम में कौन-सा कंपनी चूज़ करोगे? आपको लेना है तो? अगर दो कंपनियों की बात करेंगे तो लेंस कार्ड बेटर है, ठीक है। और बाकी अगर लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, बहुत सारी कंपनी है आज के डेट में, अनलिस्टेड का भी प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नायका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दे आर गुड वन। जय गुड। ठीक है। फाउंडर पिच में सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं? कंपनी का ओवर वैल्यूएशन दिखाते हैं कि भाई इतना टर्नओवर इसका हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना, मतलब बेसिकली अरे जहाँ रिक्वायरमेंट 20% की है उसको वही बताना चाहिए, 120% उसको नहीं बताना चाहिए। ठीक है। सर आईपीओ में सबसे डेंजरस चीज़ कौन-सी होती है जो आईपीओ को बर्बाद कर देती है? मतलब आईपीओ में क्या है, बेसिकली किसी कंपनी के शेयर्स हैं, जब भी हम किसी कंपनी का परचेज करते हैं उसको वो देखते हैं कंपनी कर क्या रही है। भाई आज भी हम साबुन खरीदते हैं, अगर हम तो देखते हैं लाइफ बॉय कौन सा है, जब आईपीओ लगा उस टाइम में दिमाग क्यों नहीं लगाता कि कंपनी कौन सी है, वहाँ तो तुम आंखें बंद करके मैंने बोल दिया उसको लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो आईपीओ आप जब पैसा लगा रहे हो किसी कंपनी के बिजनेस से पैसा लगा रहे हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस टाइम पे कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं सारी कंपनी खराब होती हैं, कुछ खराब भी अच्छी भी है, हो सकता है आपको एक के आपके 10 भी हो जाते हैं उसके अंदर, और एक का हीरो भी हो सकता है। ठीक। तो आप जब भी लगाओ तो उसको ध्यान रख के लगाओ कि लगा किस में रहे हो पैसे। उसको बैकएंड रिसर्च करके लगा ठीक है। अगर आपको 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 30 सेकंड में आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? मैंने वो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी के ऊपर, आप चाहते क्या हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कितना पैसा आपको चाहिए, लिक्विड चाहिए, तो डिपेंड इसके ऊपर करता है। ओके, आपके बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, आपको लिक्विड चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो उठा के, एक एफडीआई उसमें डाल दो कि आपको लगातार आपका काम चलता रहेगा, पैसा एफडी में भी बना रहेगा, हाँ, लेकिन आपकी लगातार बिजनेस चलता रहेगा लगा आप तो डिपेंड करता है कि आपके मेंटलिटी को चाहिए किस लिए। ठीक है। सर फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम क्या हो रहा है अभी फिलहाल? स्कैम मैडम सारा वही है जो अपना जो ओवर चीज़ दिखाते हैं, टर्नओवर गलत दिखाते हैं, चीज़ों को दिखाते बहुत तो बड़ा है, ये कंपनी में जो होता नहीं होता है, जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाईजूस आज के डेट में हमारे पास में,
उसने इतना बड़ा कंपनी दिखा दिया, ये कंपनी जो बस्ट हो गई पूरी कंपनी एकदम, लाइक 2 लाख करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी आज के डेट में आके 10,000 करोड़ वैल्यूएशन में आ गई इसकी वो। जो आकाश खरीदी थी वो भी बिकी सारी इसकी उठा गई उसको। तो फाइनेंशियल स्कैम बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज के फाइनेंशियल स्कैम इस तरीके से वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को अपग्रेड करना, वो करना, मतलब बहुत सी चीज़ इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। एक स्टार्टअप फाउंडर में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? मैडम तो फाउंडर जो होता है उसका माइंडसेट बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर माइंडसेट उसका ठीक है ना, हाँ। तो कंपनी कोई भी चल सकती है उसके हिसाब से। तो जो भी इन्वेस्टर पैसे लगाता है वो केवल उस टाइम पे फाउंडर पे ही पैसे लगाता है। ठीक है, ठीक है। सर आज के टाइम में क्रिप्टो सेफ है या म्यूचुअल फंड्स? क्या बेटर है? क्रिप्टो बेसिकली इंडिया में मैडम लीगलाइज्ड नहीं है, और म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है ना, उस वो पूरे इंडियन मार्केट ही म्यूचुअल फंड बेसिकली। कितना बंच ऑफ शेयर्स, तो जो भी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, ठीक है। कोई सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस किसी ने आपको दी हो आज तक? अब चूंकि मैडम हम फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, तो थोड़ा उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। किसान लोग बोल भी रहे तो बोल क्या रहे, भले ही सही बोल रहा हो फिर भी अगर हम आइडेंटिटी कर लेते हैं कि भाई ठीक है। कोई ऐसा एडवाइस आपके दिमाग में भी इंस्टेंट आया हो? जैसे कि एग्जांपल है, किसी ने मुझसे कहा कि इस प्रॉपर्टी में पैसे लगा दो। अब चूंकि क्या तो फ्रेंड था हमारा वो, हाँ। तो मैंने उस टाइम देखा नहीं, मतलब हमारी गलती बता रहा हूँ, मेरी खुद की गलती। मैंने देखा नहीं प्रॉपर्टी लगा कहाँ है, पैसे लगा, अच्छा। विश्वास के पे लगा दिया पैसे। लेकिन बाई गॉड ऑफ ग्रेस कहो कि चीजें वो ठीक रही, अच्छा, इसलिए हो वो अच्छा था वरना लेकिन यहाँ खराब भी हो सकता था। 100 हाँ हो सकता था। हाँ, हमने देखा नहीं है वो पैसा क्या पता वो प्रॉपर्टी किसी बारी में नहीं होती, खराब हो जाती रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस दिन मैंने कसम खा ली कि कोई भी काम करो एक बार देख जरूर लो, हो गया अल्टीमेट। वरना वो रिस्क रहेगा। बड़ा रिस्क है हमेशा। ठीक है, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि एक इंडियन आईपीओ जिसका आईपीओ आए तो आप बिना सोचे समझे मतलब आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडियन आईपीओ की बात करें मैडम, कोई भी अगर अच्छी कंपनी इंडिया में जो टॉप ब्लू चिप कंपनियां है, किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो हम आंखें बंद करके पैसे लगा सकते हैं। टॉप टॉप कंपनी जो निफ्टी उफ्टी में आते हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू हो गया, हमारा टाटा हो गया, है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इंस्टेड कोई भी यार स्टॉक मार्केट में आता है तो आप आंखें बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हाँ होता है, टाइम में नीचे से चला जाए, लेकिन वो रिकवरी उसकी बहुत फास्ट होती है उसकी, तो कहीं नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सर एक कोई ऐसी चीज जो हमारे फाउंडर्स को इनिशियल फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए कि उनका ना फेलियर रेट कम हो जाए। मैडम उसका भी वही जो आपको प्रोडक्ट है ना, हम्म। ये तो मार्केट फिट होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद जो फाउंडर है उसकी इंटेंशन कि प्रोडक्ट तो अच्छा मिलेगा उसको, और इंटेंशन खराब है, मैं उसके पैसे लेके भाग जाऊँ, उसकी पेमेंट ना करूँ, इसकी वो ना करूँ, वो चीज़। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी एक चीज मैंने मेरा मार्केट फिट है, प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, इंटेंशंस भी मेरे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इस उस लेवल पर भी तो कुछ लोग होते हैं जो फेल हो जाता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सारी चीजें प्लानिंग नहीं करी। बात अगली जगह पर ना भाई, टीम अच्छी बननी चाहिए फर्स्ट ईयर में हम। अगर उसका मार्केट फिट भी हो गया, मान लो प्रोडक्ट है, बहुत से प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या? वो कहते हैं मैं चला भी लूंगा इसको, हाँ। एक काम हो गया उसका, ठीक है, इंटेंशन भी अच्छी है, भाई मुझे इस साल में इतना काम कर लूंगा, प्रोडक्ट से कमा के दे दूंगा। अब ये दो चीज़ फिट है, लेकिन करेंगे कैसे इसको, टीम चाहिए वजह से। फर्स्ट ईयर में हमें ऐसे टीम बनानी चाहिए कि जो मतलब हमारे हमने कुछ सोचा एंड दे इम्प्लीमेंटेड टी इम्प्लीमेंट, एंड परफेक्ट वे में। क्या वो सारे काम खुद नहीं कर सकता है। सेल्स वाला काम सेल्स वाला करेगा, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग वाला करेगा, फाइनेंस वाला काम फाइनेंस वाला करेगा, आप प्यून वाला काम प्यून वाला करेगा। बिल्कुल वो सारे काम खुद नहीं कर सकता है। फर्स्ट ईयर हमें टीम पे ध्यान। ये उसको पहले दिन से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ फिट हैं। ठीक है। वो अगर मार्केटिंग में फिट है तो मार्केटिंग ही करे, ओके। वो फाइनेंस ना करे। ठीक है। ठीक अगर उसको पता है कि ये चीज फिट है तो वही काम करे, क्योंकि वो उस काम को दूसरा ज्यादा अच्छे से कर पाता है। ठीक है। ठीक आज अगर मार्केटिंग का आदमी फाइनेंस करे तो क्या करेगा, वो घूमते ही रहेगा ना अल्टीमेट तो। बिल्कुल रिजल्ट कुछ। सामने करूंगा वो मार्केटिंग में उसको खराब करी थी, उसने ये भी खराब कर देगा वो। हाँ। तो रिजल्ट अल्टीमेट क्या आएगा, वो जीरो ही रिजल्ट आएगा इसका। ना वो सेल कर पाएगा ना फाइनेंस कर पाएगा। फर्स्ट ईयर टीम बिल्डिंग पे फोकस टीम बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपनी जगह तो चल रहा है, वो सब- सारी चीजें चल रही वो सब चल जाता है, हाँ, टीम अपनी जगह बेस्ट होनी चाहिए। वो टीम बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला आपसे एंड थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।